हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा जो कि जैसा आप जानते हैं कि हम घटना चक्र पॉइंटर जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी का डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आज जो टॉपिक है वो है अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र और इसके साथ में जो नदियां हैं, नदियों के किनारे जो बसे हुए शहर हैं, ये सब इसमें से हम पढ़ेंगे आज। इसके पहले हमने कई वीडियो इसमें बनाए हैं फ्रेंड्स, तो वो भी आप देख लें, क्रम से देखें तो आपको इसमें से ज़्यादा लाभ होगा। और बाकी और भी जो इसमें से वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अपवाह तंत्र में देखते हैं। पहले गंगा नदी अपवाह तंत्र देखते हैं। तो गंगा नदी जो है ये एक उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह। पूर्ववर्ती अपवाह का ये मतलब है कि ऐसा जो हिमालय निर्माण से पहले जो नदियाँ थीं उनको हम कहते हैं पूर्ववर्ती अपवाह या पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा नाम से। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हुआ है, या फिर कहें गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मुहाने हैं उसमें डेल्टा का निर्माण हुआ है, सुंदरबन डेल्टा। और ये सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कथन और कारण है। कथन कह रहा है गंगा बहुत प्रदूषित नदी है, और कारण बता रहा है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो यहाँ पर देखिए, कथन तो सही है कि गंगा प्रदूषित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नदी पवित्र होती है वही प्रदूषित होती है। तो इस प्रकार से कथन तो सही है, मतलब ए सही है, लेकिन आर इसका गलत है। क्योंकि प्रदूषण के जो कारण है वो इंडस्ट्री है, और उसमें से जो सीवर ट्रीटमेंट बिना के डाल दिए जाते हैं वो सारी इसकी समस्याएं होती हैं। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग 6000 मीटर है। मतलब कि ये जो क्षेत्र पाया जाता है जो कि गंगा का और यमुना का या फिर कहें ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, इसकी जो सतह से गहराई है, इसमें से जो गाद है हम ये कह सकते हैं, वो लगभग 6000 मीटर नीचे तक है। क्योंकि यहाँ पर एक टेथिस सागर पाया जाता था, और उसी टेथिस सागर में जब नदियों के द्वारा लाए गए जमाव का बहुत बड़ा निक्षेप हो गया है, तो ये जलोढ़ वाला क्षेत्र बन गया है। इधर कुछ देखिए कथन है कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। जो देवप्रयाग है ये अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा जो नदी है इसके किनारे ही बद्रीनाथ है, मतलब कि बद्रीनाथ से होते हुए ये नदी निकलती है। यहाँ पर देखिए सुमेलिन करने को है। रुद्रप्रयाग जो है ये अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के किनारे है। नंद प्रयाग है अलकनंदा मंदाकिनी। कर्ण प्रयाग है अलकनंदा और पिंडार, है ना। कर्ण प्रयाग जो है वो किस नदी के किनारे है? अलकनंदा और पिंडार। ये पिंडार अलकनंदा की एक सहायक नदी है। देवप्रयाग आप जैसे हमने ऊपर देखा कि अलकनंदा और भागीरथी, फिर ये जब दो देवप्रयाग में ये दोनों मिल जाती हैं अलकनंदा और भागीरथी, तभी उसका नाम गंगा पड़ता है, और गंगा नाम से वो आगे फिर बहती है। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है, जैसा कि हमने देखा, देवप्रयाग है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके संगम के बारे में। देखिए, मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है। मतलब कि जो मंदाकिनी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? एक प्रकार से तो ये अलकनंदा की सहायक नदी है, क्योंकि इसका जो मुख्य प्रवाह है वो कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी। मतलब कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी नदी बहती है। फिर इसके बाद ये मंदाकिनी मिल जाती है अलकनंदा पे, तो अलकनंदा नाम से फिर वो आगे चलती है। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन है? अलकनंदा है। भारत की सबसे लंबी नदी अपवाह तंत्र के हिसाब से अगर देखें तो जैसा जानते हैं गंगा नदी, इसकी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई पूरी है। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से, है ना। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है, फिर वो नीचे आके अलकनंदा से मिलती है और गंगा नाम से फिर आगे प्रवाहित होती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है वो गोमती नदी है। ये गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। तो ये इसलिए ये मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली एकमात्र नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, जो कि गोमती नाम से जानी जाती है। इसी गोमती नदी के किनारे लखनऊ जो है वो बसा हुआ है।
कथन और कारण दिए हैं। तो देखिए कथन में क्या कह रहा है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। और कारण दिया है यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो देखिए यहाँ पर ये कथन तो सही है कि दिल्ली और प्रयाग के बीच में प्रत्येक वर्ष जो नदी है यमुना नदी है, ये मृत प्राय हो जाती है। मृत प्राय का मतलब इसमें से पानी नहीं रह जाता है एक प्रकार से। लेकिन क्या ये असत वाहिनी नदी है? असतत वाहिनी नहीं, ये सतत वाहिनी नदी है। लेकिन चूंकि वर्षा की मात्रा और जो ग्लेशियर, इन सारी चीज़ों का, इसके बाद में नदी के पानी का उपयोग, इन सारी वजहों से और नदी के किनारे किनारे कंस्ट्रक्शन होने से इस नदी का जो प्रवाह है वो लगभग खत्म सा हो जाता है दिल्ली और आगरा के बीच में। तो इधर कथन तो सही है लेकिन कारण इसका गलत है। ऐसा नहीं है कि ये असतत वाहिनी नदी है, ये सतत वाहिनी नदी है। और हिमालय से निकलने वाली अधिकांशतः नदियाँ सतत वाहिनी हैं। लेकिन दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं वो असतत वाहिनी है, क्योंकि उनको जो बर्फ़ का पानी है, ग्लेशियर्स हैं, उसका पानी उनको नहीं मिल पाता है। बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो रामगंगा नदी यमुना की सहायक नहीं है। बाकी देखिए बेतवा, चंबल और केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? ये हुआ है बंदरपुंछ से, जो कि उत्तराखंड में है। बेतवा नदी मिलती है किसमें? यमुना में मिलती है। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, मतलब कि उत्तर की ओर बह के गंगा नदी में मिलती है, वो है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। तो कौन से बाएं से नहीं मिलती है? ये सोन नदी नहीं मिलती है, ये दाहिने से जाके, नीचे से जाके उसमें मिलती है। जैसे ये गंगा का अपवाह है तो यहाँ पर ये इस तरह से मिलती है। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, उसका नाम क्या है? कैमूर। मतलब कि कैमूर श्रेणी यमुना और सोन, इन दोनों नदियों के मध्य में जल द्विभाजक का कार्य करता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है उसके बारे में अब देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हैं तिब्बत से निकलती है। तो तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने के ठीक पहले अपने प्रवाह से यू टर्न लेती है। यह यू टर्न बनता है, ये कैसे बनता है? भूवैज्ञानिकी ये तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण, मतलब कि जैसे ये इस तरह से बहती है और यहाँ से सीधे यू टर्न लेती है ये। तो ये जो यू टर्न लेती है, तो यू टर्न वो हिमालय की श्रेणी को काट के ही लेती है। भारत में यरलुंग जंगबो है ना, यरलुंग जंगबो नदी जो है ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, तो उनमें से देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। मतलब कि तिब्बत में मानसरोवर के पास में ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इन तीन नदियों का उद्गम स्रोत है। यहीं से ये तीनों नदी निकलती हैं। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली जो नदियां हैं उनमें से लोहित, सुबनसिरी, ये नदियां और हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। मानस नदी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है किस नाम से? सांगपो नाम से जानी जाती है। इसके बाद में फिर ये जब भारत में प्रवेश करती है तब इसका नाम यहाँ पर बदल के मतलब कि ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, मतलब कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 3 देशों में बह रही है। कहाँ पे? तिब्बत में बह रही है। तिब्बत अब तो वो चाइना का भाग है, तो चाइना में, और बांग्लादेश में और भारत में बहती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में दिबांग, कमेंग, लोहित, ये उसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु एक ही है वो है देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु, और यहाँ पर सतलज भी होता तो सतलज भी, ये एक ही बिंदु से निकलती हैं, यानी एक ही जगह से ये निकलती हैं, उद्गमित होती हैं। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिया है। कथन में है पश्चिम घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण दिया है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों में प्रवाहित होती हैं।
तो इसका देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं और यहाँ पर व्याख्या भी करता है। कारण जो है ये कथन की व्याख्या करता है। क्यों? देखिए पश्चिम घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जैसे कि ताप्ती और जो नर्मदा नदी हैं ये निर्माण करती हैं एस्चुरी का, न कि डेल्टा का। इसलिए एक कारण भी है कि ये कठोर चट्टानों से बहती हुई चली जाती हैं जिससे कि मलबा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। फिर यहाँ पर देखिए कथन और कारण है। कथन में है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु नर्मदा और तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। कारण यहाँ पर है कि नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं और यहाँ पर कारण जो है कथन की व्याख्या करता है, क्योंकि देखिए बाकी सारी नदियां जो हैं वो पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें कि नर्मदा और तापी, तो ये दोनों नदियाँ अपने विपरीत दिशा में बहती हैं, मतलब कि पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। उसका कारण ये है कि ये दोनों नदियां मतलब नर्मदा और तापी ये दोनों नदियां अपने भ्रंश घाटी पर बहती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं क्योंकि यह एक संरेखीय विभ्रंश घाटी पर बहती है, मतलब अपनी घाटी पर ये भ्रंश घाटी पर बहती है। नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, नर्मदा वो क्या है? बिंद और सतपुड़ा, मतलब बिंद और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कथन और कारण दिया है। कथन में है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और कारण दिया है वह एक भ्रंश घाटी पर बहती है। तो देखिए इसका कथन गलत है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ना, और यहाँ पर दिया है कि करती है, तो कथन गलत है लेकिन कारण सही है, ये भ्रंश घाटी पर बहती है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण करती हैं उनमें से अब जैसे नर्मदा है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है, मतलब पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो उनमें से जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार है। पेरियार कहाँ पे है? केरल में है। कृष्णा, गोदावरी, तापी एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी पर प्रवाहित होती है वो तापी है। राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है। इनमें से मतलब कि राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा, इनमें से नर्मदा बेसिन का भाग कौन है? ये है राजनंदगांव, मतलब कि राजनंद जो गांव जगह है वो नर्मदा के घाटी के क्षेत्र में आता है। अमरकंटक से उद्गमित नर्मदा होती है और नर्मदा भ्रंश घाटी पे तो बहती ही है। रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियां, देखिए कितने बार ये पूछा गया है फ्रेंड्स, तो सारे बार इसमें से दिया भी गया है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ये नर्मदा की सहायक नदी है। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एवं महानदी में से अरब सागर में कौन सी गिरती है? ताप्ती गिरती है। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम इन द्वीपों का निर्माण करती है। वो कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। कावेरी नदी उद्गमित कहाँ से होती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गमित होती है। ये कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर बहती है वो हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दक्षिण की गंगा कहलाती है कावेरी नदी। कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में है। वह नदी जिनको जोड़ने का काम करने की बात की जा रही है, जिनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वो हैं गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती नदियों की लंबाई को अवरोही क्रम में सजाना है यहाँ पर, मतलब कि बड़ी से छोटी की ओर। तो यहाँ पर देखिए गोदावरी नदी, फिर नर्मदा, फिर महानदी और फिर ताप्ती। तो इस प्रकार से गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम कुछ ऐसा है, मतलब स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेंगई, ये उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम है, मतलब कि क्या? स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई।
कुछ और यहाँ पर देखिए तथ्य हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख, उनका जो अपवाह तंत्र है वो कैसा, वृक्षानुमा है। वृक्षानुमा का अपवाह तंत्र का मतलब ये है कि जैसे एक ये नदी बह रही है तो इसके ढाल से इस प्रकार से नदियां आके मिलती हैं और एक वृक्ष की आकार इसमें से ले लेती हैं, इसी को कहते हैं वृक्षानुमा। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं, ये अमरकंटक से निकलती हैं और ये अरीय प्रवाह बनाती हैं। अरीय प्रवाह का मतलब होता है कि जब नदियां एक जगह से ही कुछ इस तरह से निकलती हैं तब वहां पर ऐसे ही अरीय प्रवाह का उदाहरण माना जाता है। वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती हैं, तो एस्चुरी न बनाने का मतलब क्या है, वो डेल्टा बनाती हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं नदियां वो सारी की सारी डेल्टा बनाती हैं अधिकांशतः। तो जैसे कि महानदी है, उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो महानदी बनाती है। वह नदियां जिनके घाटों में जल का अभाव है वो कौन सी हैं, साबरमती, ताप्ती, इनके घाटों में मतलब जल की कमी हो जाती है। वह स्थान जहां से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ अपवाहित होने वाली एक दूसरी महत्वपूर्ण नदी में जाके मिलती है और दूसरी अरब की तरफ प्रवाहित होती है। वो कौन सा है, अमरकंटक। वो जो अभी हमने अरीय उदाहरण देखा, तो देखिए यहाँ से सोन नदी ऊपर की ओर निकल जाती है और यहाँ की ओर देखें तो नर्मदा नदी निकल जाती है। तो ये एक मतलब अरब सागर की ओर चली जाती है, एक उत्तर की ओर जाकर फिर दूसरी नदी पे मिलती है, सोन नदी। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में पाम्बार, भवानी और काबिनी, ये नदियां जो हैं ये केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो देखिए नर्मदा, ताप्ती, माही है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर ये सब नदियां प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीप की सबसे लंबी जो नदी है वो गोदावरी नदी ही है। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एवं पेन्नार नदियां, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इनमें से ये बताना है कि वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एवं पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक कौन सी हैं, तो ये है इंद्रावती और प्राणहिता। अन्य नदियों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटकर बहने वाली जो नदी है वो सतलज नदी है। दूधगंगा नदी की अवस्थिति जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में है। देखिए ये जो है दूधगंगा, तो ये अलग अलग जगह में इस प्रकार से है कि वहाँ पे अलग अलग अपवाहित होती है ना, उनका नाम लेकिन एक ही है, तो इसलिए दूधगंगा यहाँ पर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी, ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से कोयना, यरला, डीना, वर्णा, घाट प्रभा, ये सारी नदियां कृष्णा की सहायक नदियां हैं। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी की। सोन नदी का वास्तविक जो स्रोत है वो कहाँ है, अमरकंटक है, शहडोल जिले के अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही जो अनुक्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। किशनगंगा, गंगा, बेनगंगा और पेनगंगा, ये उत्तर से दक्षिण में नदियों का क्रम है। अगर ये चार ऑप्शन मतलब दिए हों, किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, तो इनका यही ये क्रम होगा सही। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों में से ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना, ये मुख्य नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से अपवाहित होती हैं। एक यहाँ पर देखिए मानचित्र दिया गया है, इसमें से ये 1, 2, ये 3 और ये 4 दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो 1 है ये किस नदी को बता रहा है, ये बता रहा है फ्रेंड्स गंडक को, ठीक है। यहाँ पर 2 ये है, देखिए ये किसको बता रहा है, गंगा को बता रहा है। इसके बाद देखिए ये नदी जो है ये किसको बता रही है, ये गोमती को बता रही है और चौथे ये किसको, घाघरा को इंडिकेट कर रही है। कुछ और तथ्य देखते हैं। दामोदर नदी से निकलने वाली जो नहर है उसका नाम है एडन नहर। दामोदर सहायक नदी है हुगली की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलन मतलब कि डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश
बना हुआ है वो है कौन सी, दामोदर नदी। मतलब कि दामोदर नदी भी एक भ्रंश घाटी पे बहने वाली नदी है। अब देखिए प्रदूषित नदी की बात कर रहा है तो ये जो दामोदर नदी है काफ़ी प्रदूषित नदी है। और भारत में भूबंधित नदी कौन सी है, लूनी। भूबंधित का मतलब होता है कि जो सागर तक नहीं जाती है, वो भूमि में ही समा जाती है, उस नदी का नाम क्या है, लूनी नदी है। लूनी नदी के संदर्भ में कुछ कथन है यहाँ पर कि देखिए ये कच्छ के रण के दलदलीय क्षेत्र में बहती है और ये भूमि में ही लुप्त हो जाती है। माही, घग्गर, नर्मदा एवं कृष्णा नदियों में से अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है, घग्गर है। देखिए जो घग्गर नदी है इसी को पहले सरस्वती नदी कहा जाता था, लेकिन ये चूंकि अब सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसी के स्थान पर ये माना जाता है कि घग्गर नदी अपवाहित होती है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी, मतलब अपना रास्ता बदलने वाली जो नदी है वो है कोसी। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो है पश्चिम बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों में नहीं है कोसी है, तो इसमें से ऑप्शन चूंकि कोसी का रहा होगा इसलिए ये कोसी है। त्रिवेणी नहर का पानी आता है गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग बदला था वो कोसी है ना, कोसी को ही मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं और ये बहुत ही बाढ़ का कारण बनती है। भारत की नदियां स्पीति, सतलज, श्योक तथा जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये नदियाँ जो दी हैं स्पीति, सतलज, श्योक, जास्कर, इसमें से हमें बताना है उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज ये इसका क्रम होगा। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला ये कहाँ पे है, ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों के जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौता हुआ और इनको जोड़ने का काम किया गया। तो ये कौन सा है, ये देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की केन और बेतवा, केन बेतवा नदी को दोनों को जोड़ने का प्रयास किया गया था और इसे अमृत योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की वही जो नदियां जोड़ी गई हैं वो बेतवा और केन दोनों नदियां हैं। कथन और कारण दिए हैं। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और कारण दिया है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व की ओर मतलब कि बंगाल की खाड़ी की दिशा की ओर मंद ढाल पे है। तो देखिए यहाँ पर ये कथन तो गलत है इसका, लेकिन यहाँ पर कारण जो है वो सही है, क्योंकि जो ढाल है पठार का, वो पठार का ढाल इसी प्रकार से है कि वो सारी नदियाँ किस ओर चली जाएं, बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाएं। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल, तो देखिए ये पुराना कंटेंट भी हो सकता है, लेकिन ये चिनाब नदी पर काफ़ी ऊंचा पुल बनाया गया था। अब उत्तर पश्चिम में भी एक पुल बनाया गया है जो कि काफ़ी ऊंचा पुल है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे है, बिहार पे है। वह नदी जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है, मतलब सतलज, देखिए सतलज है और ब्रह्मपुत्र है, ये नदियाँ ऐसी हैं जिनका जो उद्गम है भारत में नहीं है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वो है ब्रह्मपुत्र की, मतलब कि कपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सहायक नदियां और मुख्य नदियों के बारे में दिया है, जैसे गोदावरी, मंजरा है ना, मतलब गोदावरी की सहायक नदी मंजरा और कृष्णा की सहायक नदी भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता। इसके बाद देखिए ये जो तीस्ता है ना, ये तीस्ता नदी का जल के बंटवारे की समस्या भी बांग्लादेश और भारत के बीच में रहती है। गोदावरी नदी है इंद्रावती की, गोदावरी नदी जो है वो मतलब इंद्रावती इसकी सहायक नदी है। इसके बाद देखिए हम कुछ देख लेते हैं कि नदियों के किनारे स्थित जो नगर हैं उनको देख लेते हैं। तो नदियों के किनारे जो हैं, जैसे देखिए गंगा के किनारे बड़ा बसा शहर कानपुर हो गया, इसके बाद प्रयागराज हो गया, तो ये सब गंगा के किनारे बसे हुए हैं। भागीरथी नदी के किनारे स्थित है उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है सिंधु के दाएं तट पर, है ना, जो लेह है वो किसके, सिंधु के दाहिने तट पर अवस्थित है। लुधियाना अवस्थित है सतलज नदी पर और हैदराबाद अवस्थित है मूसी नदी पर। भुवनेश्वर महानदी के तट पर है
और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक तरफ नगर है और दूसरी तरफ नदियाँ हैं। तो बैतूल ताप्ती नदी, जगदलपुर इंद्रावती, जबलपुर नर्मदा, यहीं पर भेड़ा घाट है, और कटक महानदी, नासिक गोदावरी, उज्जैन क्षिप्रा। तो इस प्रकार से ये अवस्थित क्षेत्र हैं। गोविंद घाट देखिए कहाँ पे अवस्थित है, ये है अलकनंदा एवं लक्ष्मण नदी के किनारे पर अवस्थित है गोविंद घाट। तो फ्रेंड्स ये हमने जो वन लाइनर जो थे इसके पॉइंटर के ये देखें। इसके बाद में हम प्रपात देखेंगे, झीलें देखेंगे और भी सारी चीज़ें इसके आगे हम देखेंगे क्रम से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ भी इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर